गोपालगंज नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दीपक खुशी नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके 2 बच्चे थे और एक थी काकी जो घर के बगल में रहती थी। दीपक और खुशी बहुत गरीब थे। सुबह उठते ही दीपक अपना कुल्हाड़ी लेकर के जंगल जाता था और लकड़ियां काट के लेकर आता था और उसे पास के शहर में बेचता और उससे जो पैसे मिलते थे उसी से वो दोनों का गुजारा होता था। और काकी बगल में रहती थी। काकी का अपना कोई नहीं था तो काकी का सेवा खुशी बहुत मन से करती थी और दीपक जो भी कमाता था या खुशी कुछ भी बनाती थी तो काकी को देती थी। काकी का कोई नहीं था तो दीपक और खुशी ही काकी की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है तो काकी का अंतिम समय आ जाता है। तो काकी बोलती है कि मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे एक बाबा ने कुकर दिया था। मैं चाहती हूँ कि ये कुकर तुमको दे दूँ, क्योंकि वो बाबा ने कहा था कि जब ये कुकर का तुम इस्तेमाल करना तो बोलना कुकर तो सबसे ऊपर और मेरा मन पसंदीदा खाना बना दे। लेकिन मुझे कभी कुकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुकर तुम लोग ले जाओ। तो दीपक बोलता है कि काकी ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ लेने के लालच से थोड़े ना आपका सेवा कर रहा था। मैं तो बस इंसानियत के भाव से आपकी सेवा कर रहा था। तो काकी बोलती है कि नहीं बेटा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, क्योंकि तुम लोग दोनों ने मिलकर मेरी बहुत अच्छी से सेवा और देखभाल किया। इतना कहने के बाद काकी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दीपक और खुशी वो कुकर लेकर के आते हैं। खुशी को कुकर की ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होता है, इसीलिए उसे वो अलमारी में रख देती है और फिर रोज़ के दिनचर्या स्टार्ट होता है और अपना खाना पानी बनाना स्टार्ट करती है। खुशी का 2 बच्चा था, मिष्टी और किट्टू। दोनों बच्चे स्कूल गए थे पढ़ने के लिए। दीपक और खुशी बहुत ज़्यादा गरीब थे। छोटे से कच्चे से मकान में रहते थे और दीपक लकड़ियाँ लाता था और उसे शहर में बेचता और जो पैसे मिलते उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। दीपक गया जंगल में लकड़ी लाने के लिए। अचानक से बारिश आने लगा जिसकी वजह से लकड़ी पूरा भीग गया। दीपक सोच रहा था आज लकड़ी भीग गया तो भीगा हुआ लकड़ी कोई नहीं खरीदेगा और मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है तो फिर मेरा आज चूल्हा कैसे जलेगा। वो सिर पे लकड़ी लेकर के आ रहा था और मन में सोच रहा था। बारिश अचानक से बहुत तेज हो जाता है और दीपक का दिमाग काम नहीं करता है। दीपक अब लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर रख देता है और सिर पकड़कर बैठ जाता है और खुशी से बोलता है कि आज चूल्हा कैसे जलेगा, अन्न का एक दाना भी घर में नहीं है। तो खुशी बोलती है कि कोई बात नहीं है जी, देख लेती हूँ, अगर आटा होगा तो रोटी ही बना देती हूँ। तो दीपक बोलता है कि मैं एक जुगाड़ लगाता हूँ, मैं जाता हूँ अपने मित्र के यहाँ और एक जाल उससे लेकर के आता हूँ। तालाब में पानी बहुत ऊपर हो गया है तो मछलियाँ भी ऊपर आ गई होंगी। मैं कुछ मछली पकड़ कर लाता हूँ और उसे बाज़ार में बेच दूँगा, 2-4 पैसे मिलेंगे, फिर मैं घर का राशन लेकर के आऊँगा। तो खुशी बोलती है ठीक है, जैसा आपको सही लगे। दीपक तुरंत उठता है और बगल में दोस्त के यहाँ जाता है। उसका जाल लेकर के बरसते हुए पानी में जाता है, जाल फेंकता है, ढेर सारा मछली फंस जाता है। जैसे वो मछली लेकर के आता है तो एक बूढ़े बाबा पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और घर में खाने को एक दाना नहीं था। तो दीपक सामने देखता है बूढ़े बाबा को रोते हुए तो पूछता है कि बाबा आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? तो बाबा अपनी सारी व्यथा बोलते हैं। तो दीपक सोचता है अपने मन में कि मेरी ही हालत इनकी भी है। मैं अगर मछली इनको दे दूंगा तो मेरे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? कोई बात नहीं है। वो मन में सोचता है कि दीपक ये लो, आप ले लो बाबा ये मछली और ले जाओ अपने घर, जाके बनाकर खाना और अपनी पत्नी को भी खिलाना। मेरे घर में भी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूँगा। दीपक बहुत सीधा था, वो उसके मन में दया का भाव था। वो बूढ़े आदमी को रोता हुआ नहीं देख पाया और उसके घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, अन्न का एक दाना भी नहीं था। लेकिन दीपक अपना मन को शांत रखता है और स्वार्थीपन
उसके मन में बिल्कुल भी नहीं था। वो सोचता है कि मैं भूखे रह जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मेरी पत्नी भूखी रह जाएगी, लेकिन खाने का ज़रूरत इस बाबा को ज़्यादा है। वो ये सोचकर सारी मछली उस बाबा को दे देता है और साग थोड़ा सा रास्ते में से मिल जाता, वही साग लेकर के घर आता है और खुशी को बोलता है, ये लो खुशी, रास्ते में मुझे थोड़ा सा साग मिल गया था, इसी को उबाल दो और इसी को खाकर हम लोग आज गुजारा करेंगे। खुशी बोलती है, कोई बात नहीं है, चलिए जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ सही, थोड़ा सा साग ही मिला तो कोई बात नहीं है, मैं इसे धो करके पका लेती हूँ। तो दीपक को अचानक याद आता है उस कुकर का। तो दीपक बोलता है कि खुशी तुम उस कुकर में ही पका दो, क्योंकि खुशी बोलती है, ठीक है, मैं कुकर में ही उबाल देती हूँ। कुकर को अच्छी से धुलकर साग को धोकर खुशी चूल्हे पे चढ़ा देती है। तभी दीपक को काकी की कही हुई बात याद आती है और वो कुकर के पास आता है और बोलता है, कुकर तू सबसे प्यारा कुकर, तू सबसे ऊपर, आज मेरा तू मनपसंद खाना बना दे और खाने में बना दे शाही पनीर। इतना बोल कर दीपक घर से बाहर जाकर दरवाजे पे बैठ जाता है और कुकर बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम बीतता है तो कुकर में से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो दीपक सोचता है कि आज खुशी क्या बना रही है, मैंने तो साग दिया था उसको बनाने के लिए। खुशी आती है और कुकर खोलती है तो शाही पनीर से पूरा कुकर भरा रहता है। दोनों लोग खुश हो जाते हैं और कुकर में बना हुआ शाही पनीर का खुशबू इतना अच्छा था कि पूरे कॉलोनी में खुशबू ही खुशबू फैल जाता है। तो खुशी सोचती है कि अरे मैंने तो साग उबाला था, तो ये शाही पनीर कैसे बन गया। तो दीपक बोलता है कि कुकर को खाली करो और फिर से बोलो जीरा राइस के लिए। तो खुशी वैसा ही करती है और जीरा राइस और शाही पनीर बन जाता है अपने आप। और मिष्टी किट्टू देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पहली बार मिलता है शाही पनीर खाने के लिए। पूरा परिवार बिना देरी किए फटाक से खाना लगाती है खुशी और चारों लोग मिलकर बहुत ही प्रेम भाव से खाना खाते हैं। खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। खाना खाते खाते दीपक और खुशी एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि उस काकी ने मुझे ये मामूली कुकर नहीं दिया है, यह एक जादुई कुकर है। कुकर में जो भी कुछ हम लोग अपनी इच्छा बोल करके रखेंगे तो वही चीज़ बनकर तैयार हो जाएगा। खुशी को बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम भगवान ने कुछ तो हेल्प किया। खुशी अगले दिन कुकर को चूल्हे पे रखती है और फिर बोलती है, कुकर तू मेरा कुकर, तू सबसे ऊपर, आज मुझे ये खाने का मन है, तुम आज ये मेरे मन पसंद का खाना बना दे। तो कुकर जो वो बोलती है वही कुकर बस 2 मिनट में बनाकर तैयार कर देता है और सारा परिवार मन पसंद का खाना खाना स्टार्ट कर देता है। जिस चीज़ को वो लोग कभी देखे नहीं थे वो चीज़ उनके किचन में बनता है और सभी लोग बड़े प्यार से खाते हैं। उन लोगों के खाने की खुशबू अगल बगल में फैल जाता है। तभी बगल में एक कुसुम थी जो अपने पति से बोलती है कि चलिए हम लोग देखते हैं कि खुशी के घर में क्या चीज़ है, कितनी आमदनी है कि उन लोग के घर में रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनता है। कुसुम अपने पति के साथ खिड़की पे खड़े होकर के देखती है। तभी खुशी जाती है किचन में और बोलती है, कुकर तू मेरा कुकर, तू सबसे ऊपर, आज मेरे मन पसंद का छोले भटूरे बना दे। इतना बोलकर खुशी चली जाती है बाहर और कुकर में छोले भटूरे अपने आप बनकर हो जाते हैं तैयार। कुसुम सारी चीज़ें देख रही थी और रात होने का इंतज़ार करती है। जब खुशी, मिष्टी, किट्टू और दीपक सब सो जाते हैं तो रात के अंधेरे में कुसुम आती है और अपने पति के साथ उस कुकर को उठाकर अपने घर लेकर चली जाती है। रात के अंधेरे में कुसुम कुकर की कर लेती है चोरी और मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जिस तरह से खुशी रोज़ रोज़ आइटम पे आइटम बना के इस कुकर से मांग कर खा रही है, तो मैं अपने घर लेकर के जाऊंगी तो मैं भी मन चाहा पकवान इस कुकर से मांग करके खाऊंगी। वो बिना देरी किए अपने घर में जाती है, चूल्हा जलाती है और धोकर कुकर को रख देती है। तभी उसका पति बोलता है, कुकर तू सबसे ऊपर, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना दे। जैसे
जैसे वो बोलता है कुकर काला हो जाता है और कुकर फट जाता है। कुकर फटने से कुसुम को और उसके पति को चोट लग जाता है। पूरा हाहाकार मच जाता है। आवाज़ सुनकर दीपक और खुशी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही दीपक टुकड़े को हाथ लगाता है वो कुकर फिर से बनकर तैयार हो जाता है। कुसुम और उसके पति अपनी गलती पे माफ़ी मांगते हैं और फिर वो कुकर लेकर के दीपक अपने घर आ जाता है और सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है कि जिसका मन साफ है उसी के लिए ये कुकर काम करेगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसमें रीता और चंदन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। चंदन और रीता का एक छोटा सा रेस्टोरेंट या मिठाई का दुकान था, जिसमें वो लोग थोड़ा बहुत कुछ भी बनाकर बेचते थे। तो लेकिन रीता के हाथ में जादू था। अब उसके हाथ का बना हुआ खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद था। सामने एक दूसरा रेस्टोरेंट था जिसमें कोई कस्टमर नहीं जाते थे, लेकिन जो रीता और चंदन खाना बनाते थे, जिसकी वजह से उन लोगों के टेस्ट की वजह से उन लोगों के रेस्टोरेंट में भीड़ लगा रहता था। तो सामने वाला रेस्टोरेंट वाला बहुत जलता था देखकर कि रीता का और चंदन के रेस्टोरेंट में इतना भीड़ है और मेरे रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं है। इस तरह करके तो मेरा रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा। और इन लोगों का रेस्टोरेंट तो रातों रात बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ने का कारण था कि रीता बहुत टेस्टी खाना बनाती थी और चंदन बहुत टेस्टी मिठाई बनाता था। उस गांव में एक मुखिया था जो अपने आदमियों को भेजकर हर दुकान से वसूली करवाता था। तभी दो गुंडे पहुंचते हैं चंदन की दुकान पे और बोलते हैं कि चंदन चलो पैसा निकालो। तो चंदन बोलता है कि नहीं, आज मेरी कोई दुकानदारी नहीं हुई है, मैं पैसे नहीं दूंगा। तभी पीछे से एक दूसरा गुंडा बोलता है कि तुम नीम के करेले हो, तुम साइड में हटो और मीठी खीर को सामने लाओ, मैं मीठी खीर से बात करूंगा। तो चंदन बोलता है, रीता की तरफ इशारा करते हुए वो गुंडा ऐसे बोलता है। तो चंदन बोलता है कि तुम अपनी ज़बान को संभाल कर बात करो, ये मेरी पत्नी है। तभी गुंडा धक्का दे करके साइड में कर देता है और रीता के पास जाकर बोलता है, क्या मैडम जी क्या क्या बना के रखी हैं, कुछ हम लोगों का भी खातिरदारी होगा। ये सारी चीज़ें सामने के रेस्टोरेंट का वो आदमी देख रहा था और उसे एक मौका मिल जाता है कि मैं इन्हीं गुंडों के सहारे रीता का और चंदन का दुकान बंद करा दूंगा तो मेरा रेस्टोरेंट आगे बढ़ जाएगा। वो दोनों गुंडों को रीता ऐसा डांट फटकार लगाती है कि दोनों गुंडे वापस उल्टे पांव घर लौट जाते हैं। लेकिन सामने वाला रेस्टोरेंट वाला आदमी के मन में खड़बड़ी मचा था। वो सोचता है कि मैं जाता हूँ मुखिया के पास और मुखिया ही मेरा कुछ करेगा इलाज। वो मुखिया के पास जाकर के बोलता है सारी बातें। तो मुखिया बोलता है कि मैं अगर चंदन रीता का दुकान हटा दूंगा तो इसमें मेरे क्या फ़ायदा होगा। तो वो सामने रेस्टोरेंट का आदमी बोलता है कि मैं अपने आमदनी से आपको आधा पैसे दूंगा। अगले दिन मुखिया कुछ गुंडे लेकर के जाता है और जाकर रीता के दुकान पे हमला करता है। रीता हाथ जोड़कर बोलती है कि मालिक, हम लोग गरीब हैं, आप लोग हम लोगों को सताना छोड़ दीजिए। लेकिन मुखिया मानने वाला नहीं था। वो बोलता है, अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग पूरा रेस्टोरेंट जला दो और साथ में अंदर चंदन को भी जला दो, ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। लेकिन रीता बहुत ज़्यादा रोती है और मुखिया के सामने हाथ पैर जोड़ती है कि मेरे पति के साथ ऐसा मत करो। लेकिन मुखिया रीता का एक नहीं सुनता है और मुखिया के आदमी रीता को धक्का देकर के गिरा देते हैं और पूरा रेस्टोरेंट में आग लगा देते हैं। चंदन भी अंदर ही था और सारे चंदन अपने सामान के साथ उसी में जल जाता है। रीता उसी वक्त श्राप देती है कि मुखिया, जिस तरह से तुमने मेरे पति के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। रीता बहुत रोती है और उस मुखिया को श्राप देती है। 2-3 दिन बीत जाता है। रीता बिना कुछ खाए पिए सफ़ेद साड़ी में घूम रही थी। वो आती है रेस्टोरेंट और सामने देखती है चूल्हा, तो उसे मन करता है कि मैं इस चूल्हे पे अपने पति के याद में कुछ बनाऊं। एक कुकर था जो बचा हुआ था, वो जला नहीं था। वो उसी कुकर को उठाती है और चूल्हा को जलाती है और अपने पति को याद करते हुए थोड़ा
थोड़ा सा खिचड़ी बनाती है और मन में सोचती है कि कैसा हमारा दिन था और कैसा हो गया। मुखिया का कभी भी भला नहीं होगा, मेरे हंसते खेलते परिवार में जहर घोल दिया, आग लगा दिया मेरी ज़िंदगी में, उसका ज़िंदगी भी नरक हो जाएगा। वो सोच रही थी और चूल्हे पे कुकर में खिचड़ी रख देती है। तभी एक भला आदमी आता है और बोलता है, बहन खाने के लिए कुछ है तो लगा दो। तो रीता सोचती है कि मैंने तो बस थोड़ा सा खिचड़ी ही बनाया है। फिर बोलती है, ठीक है भाई साहब आप बैठिए, मैं आपको खाने के लिए कुछ लाती हूँ। जैसे वह कुकर खोलती है, खिचड़ी पूरा भर कर एकदम स्वादिष्ट खिचड़ी बन जाता है। रीता को तो विश्वास नहीं होता है कि मैंने तो थोड़ा सा खिचड़ी बनाया था। देखते ही देखते पूरा भीड़ लग जाता है, सभी लोग खिचड़ी खाते हैं, लेकिन कुकर का खिचड़ी ख़त्म नहीं होता है। तो सामने रेस्टोरेंट वाले को फिर जलन होता है कि रीता तो फिर आगे बढ़ जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगा। वो फिर मुखिया के पास जाता है और मुखिया को आदमी समेत कहता है कि जाइए और जाकर के रीता का रेस्टोरेंट बंद कराइए, तभी मैं आपको पैसे दूंगा। तो मुखिया उस आदमी का बात सुन लेता है और गाड़ी लेकर के अपने गुंडों के साथ उस दुकान पे आ जाता है और बोलता है, रीता तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर से तुमने रेस्टोरेंट चला दिया। अब मैं तुम्हारे पति के जगह पे तुमको भेज देता हूँ। जिस तरह मैंने तुम्हारे पति को जलाया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगा। वो अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि रीता को धक्का देकर के रेस्टोरेंट के अंदर डालो और आग लगा दो। जैसे ही उसका आदमी ऐसे करने के लिए ढकेलते हैं रीता को और मिट्टी का तेल छिड़कना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही माचिस की तीली जलाने जा रहे थे उसी समय फायरिंग की आवाज़ आती है। सब डर जाते हैं, लेकिन रीता आ जाती है बाहर और मुखिया चला जाता है रेस्टोरेंट के अंदर और लग जाता है आग। कुकर जाता है फट, क्योंकि वो एक जादुई कुकर था और उस कुकर में चंदन का आत्मा आ गया था। जिस तरह रीता ने बोला कि मेरे पति की तरह ही तुम्हारा अंत होगा, वैसे ही मुखिया तड़प तड़प के उसी रेस्टोरेंट के अंदर जल जाता है। रीता ये सारी चीज़ें बाहर देख रही थी और गोली की फायरिंग का आवाज़ आता है। वो आदमी जो आया था खिचड़ी खाने, वो था पुलिस इंस्पेक्टर। वो रीता की जान बचाता है और उसे अपनी बहन बना लेता है। फिर बोलता है, बहन तुम चिंता मत करो, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुम्हारे पति के साथ जैसा व्यवहार किया उसको वैसा ही फल मिल गया। अब तुम चिंता मत करो, इंसाफ हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा रेस्टोरेंट बनवा दूंगा और तुम उसी को चलाना और अपना जीवन यापन करना। रीता उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात को सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके मन में थोड़ा सा संतोष आ जाता है कि जिस तरह जैसा गलती मेरे पति के साथ किया था उस मुखिया ने, उसका अंत भी वैसा ही हुआ। फिर धीरे धीरे सब चीज़ सही हो जाता है।